वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम दिखाने जा रहे हैं एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर जिसका नाम है माइंडफुलनेस एंड मर्डर। ये थाई लैंग्वेज की मूवी है जो 2011 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस तरह की वर्ल्ड मूवीज की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत होती है एक बौद्ध मठ में। सुबह का वक्त होता है और यहाँ रहने वाला भिक्षु अपने रोज के काम में व्यस्त है। सभी सांसारिक सुख को त्याग करके इस मठ में आए हैं और ज्यादातर वक्त मेडिटेशन करने में गुजारते हैं। एक ओर है यह शांत वातावरण, लेकिन दूसरी ओर भीड़ भाड़ वाली सिटी को दिखाते हैं। यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है और विक्टिम स्पॉट पर ही मर गया, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है वो बड़े घर का लड़का है और बिना लाइसेंस के कार चला रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर उसे पकड़ने की बजाय पैसे लेकर उसे जाने देती है। यहाँ आनंदा नाम के साधु को दिखाते हैं जो कि इस मूवी का हीरो है। इसके मठ हेड यानी कि मठाधीश आनंद को बुलाते हैं। वे देखते हैं कि पानी के टैंक में एक लाश पड़ी हुई है। मठाधीश कहते हैं कि आप तो पहले पुलिस में थे ना, इसीलिए मैंने पुलिस को खबर करने से पहले आपको बताना ठीक समझा। जी हाँ, आनंदा एक पुलिस ऑफिसर था, पर किसी वजह से उसने इस काम को अपने सांसारिक जीवन को त्याग करके बौद्ध भिक्षु बन गया। आनंदा लाश को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और वही इंस्पेक्टर आता है जिसने एक्सीडेंट स्पॉट पर अमीर लड़के से पैसे लिए और उसे अरेस्ट नहीं किया। ये लाश इस मठ में रहने वाले एक लड़के की है। उसकी आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबा दिया गया है। आनंदा बताता है कि ये लड़का अपने गांव को छोड़कर यहाँ आया था और इसका कोई नहीं है। इसे देखकर लगता है कि इसे मरे हुए 24 से 30 घंटे हुए होंगे। इंस्पेक्टर भी जानता है कि आनंदा एक पुलिस ऑफिसर था। वो पूछता है कि ऐसे अनाथ लड़के का कत्ल कौन कर सकता है और क्यों। आनंदा सोच में पड़ जाता है कि अब वे शक करें तो किस पे करें। इतने में पुलिस लाश की और उस जगह की फोटोज क्लिक करके वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप इसका क्रियाक्रम कर दीजिए, पर आनंदा पूछता है कि क्या आप इसका शव विश्लेषण और इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इस सिटी में कई अनाथ बच्चे मरते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। ऊपर से इस लड़के के शरीर में इंजेक्शन के मार्क्स हैं। शायद ये नशा करता था, उसकी वजह से भी मौत हो सकती है। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप चाहें तो खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये कहकर वो चला जाता है। मठाधीश आनंद से कहते हैं कि आप मेरे खातिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यहाँ और भी लड़के रहते हैं और मुझे उन सब की चिंता होने लगी है। उनका रिक्वेस्ट सुनकर आनंदा सोच में पड़ जाता है कि मैंने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी और यहाँ क्यों आया। एक साधु होकर इन बातों में पड़ना क्या ठीक होगा, लेकिन एक लड़के की जान गई है, इसका कारण तो पता लगाना ही होगा। ये सोचकर वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। मठ का मैनेजर उसे उस लड़के का फाइल दिखाता है। फाइल में उसका नाम लिखा होता है नोही। वो अनाथ था। यहाँ आने से पहले वो नशा करता था, पर यहाँ आने के बाद उसने नशा नहीं किया। अब लाश को चेक करके आनंदा दूसरे भिक्षुओं से पूछताछ करता है, लेकिन कोई इस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। आनंदा उस टैंक को चेक करता है जिसमें लाश थी। उसमें एक कीचेन मिलता है। कुछ और भिक्षु भी मदद करते हैं और पूरे मठ को छान मारते हैं कि कहीं कोई एविडेंस मिल जाए। उन्हें लड़के का ड्रेस मिलता है जिसमें एक विजिटिंग कार्ड और एक पेपर होता है। आनंदा उस ड्रेस को मैनेजर को देता है और एविडेंस को सेफ रखने को कहता है। फिर वो उस सेक्शन में जाता है जहां अनाथ लड़के रहते हैं। एक भिक्षु उनकी देखभाल करता है। आनंदा कहता है कि वो लड़कों के साथ बहुत मजे से खेल रहा है। वो आनंदा को नोही के कमरे में ले जाता है। बच्चों के साथ उसकी फ्रेंडलीनेस देखकर आनंदा खुश हो जाता है। नोही की चीजें देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस मठ में रहने वाले लड़के के पास ऐसा कॉस्टली फोन कैसे आ सकता है। इंचार्ज बताता है कि वो लड़का बड़ा अजीब था, मैं भी उसे ठीक से नहीं जान पाया। उसकी चीजों को चेक करते हुए आनंदा और मैनेजर को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा है मुझे परेशान करना छोड़ दो वरना, और उसके नीचे इनिशियल सी लिखा होता है। वे समझ जाते हैं कि वो कातिल का ही लेटर है जो उसने नोही को दिया था। आनंदा को पता चलता है कि मठ में आने से पहले नोही किसी और के घर में रहता था। उसका पता लगाकर आनंदा वहां जाता है। ये नोही की माँ की सहेली है और कहती है कि मैं इसके बारे में उसका बेल नहीं करवाऊंगी। अब पता चलता है कि नोही कई बार जेल जा चुका था। वो नोही की मौत की खबर सुनकर चौंक जाती है। वो बताती है कि नोही को मानसिक रूप से कई प्रॉब्लम्स थी, ठीक से बात नहीं करता था और बाद में नशा करने लगा और फिर चोरी। जब देखो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती थी। 1 साल मैंने उसकी देखभाल की, लेकिन फिर मैं उसकी इन हरकतों से तंग आ गई और मैंने उसे घर से निकाल दिया। यहाँ मठ का मैनेजर 3 भिक्षुओं को देखता है जो हमेशा अकेले में कुछ बातचीत करते रहते हैं। उसे उन पर शक होता है। तभी मठाधीश आनंदा को बताते हैं कि हमारे मठ का एक साधु कल से लापता है। उसका नाम बॉन्जी है।
शायद वो कातिल था और आपके इन्वेस्टिगेशन की वजह से डर कर भाग गया। पर आनंदा बिना एविडेंस के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। आनंदा बोंजी के कमरे को चेक करता है। उसके कमरे में नशीले पदार्थ मिलते हैं। एक भिक्षु के कमरे में ये कैसे आया, और अगर भिक्षु बोंजी नशा करता था तो वो इसे यहाँ छोड़कर क्यों चला गया, और वो कहाँ गायब हो गया, उसका नोही के कत्ल से क्या कनेक्शन है। तब एक जनरल का कॉल आता है जो इन अनाथ लड़कों की पढ़ाई और देखभाल के लिए फंड्स देता है। वो कड़ी आवाज में पूछता है कि मेरे फंड्स को लेकर आप लोग कर क्या रहे हैं, वहां बच्चों का कत्ल हो रहा है क्या, और वो भिक्षु जो गायब है उसके बारे में क्या पता चला। आनंदा बताता है कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, जब पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। अब आनंदा जैक नाम के लड़के से मिलता है जिसे मठाधीश ने उसकी मदद के लिए भेजा है। वो चबड़ चबड़ बातें करता है और हर बात पे सवाल करता है। गुरुजी, मुझे सब लंगड़ा जैक क्यों कहते हैं, मैं तो ठीक से चलता हूँ, तुम उन लोगों की बात पर ध्यान मत दो और काम पर ध्यान दो। ये कहकर वो एक जर्नलिस्ट से मिलने जाते हैं। नोही के एड्रेस से उन्हें एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जो इसी जर्नलिस्ट का है। जर्नलिस्ट तुरंत पहचान जाती है कि आनंदा उस बौद्ध मठ से आए हैं जहां नोही रहता है। वो बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले नोही मुझसे मिलने आया था और उसने बताया कि आपके मठ में नशीले पदार्थ इलीगली बेचे जा रहे हैं। अब आनंदा चौंक जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जर्नलिस्ट कहती है कि मठ में भी तो इंसान ही रहते हैं, है ना। कुछ लोग मठ में आकर अपनी गलतियां सुधार लेते हैं, लेकिन सभी ऐसा करेंगे ये हम कैसे कह सकते हैं। और वैसे भी कोई मठ पर शक नहीं करता, इसीलिए शायद वहां नशीले पदार्थों का बिजनेस किया जा रहा है। लेकिन बिना किसी एविडेंस के मैं कोई बात नहीं छाप सकती, इसीलिए मैं उसकी बात को पब्लिश नहीं कर पाई। वो आनंदा को अपना पर्सनल नंबर देकर कहती है कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो आप ये स्टोरी मुझे जरूर देना। फिर आनंदा पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर को वही कीचेन देता है जो उसे वाटर टैंक के पास मिला था। इंस्पेक्टर उसके बारे में पता लगाने का वादा करता है। वो आनंदा को क्राइम सीन के पास मिले कुछ फुटप्रिंट्स की फोटोज भी देता है। अब आनंदा को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक क्लू मिल गया था। जैक कहता है कि शायद भिक्षु बोंजी ने नोही का खून किया होगा और फिर यहाँ से बचकर भाग गया। आनंदा सख्त आवाज में कहता है कि जब तक सच का पता नहीं चलता किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। वो मैनेजर से भिक्षु बोंजी का फाइल मांगता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि बहुत ढूंढने पर भी उसे बोंजी का फाइल कहीं नहीं मिला। आनंदा को शक होता है कि कातिल सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने बोंजी का फाइल चुरा लिया। वो मैनेजर को नोही के बॉक्स से मिला हुआ वार्निंग लेटर देता है, यहाँ के सारे भिक्षुओं की फाइल चेक करो, अगर ये हैंडराइटिंग किसी की राइटिंग से मैच करती है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दो। फिर वो जैक को फुटप्रिंट्स के फोटो देकर कहता है कि इस मठ के हर आदमी का चप्पल चेक करो और अगर तुम्हें इस डिजाइन से मैच करने वाला चप्पल मिले तो मुझे बताओ। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि गुरुजी सारे के सारे चप्पल चेक करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, ये कहकर वो जैक को काम पे लगा देता है। यहाँ मैनेजर को चिढ़क नाम के एक भिक्षु की फाइल मिलती है जिसकी हैंडराइटिंग उस पेपर की हैंडराइटिंग से मैच करती है। अब आनंदा चिढ़क से पूछता है कि क्या तुमने ये लेटर नोही को लिखा था, तुम उसे किस बात की वार्निंग दे रहे थे। लेटर को देखकर चिढ़क का चेहरा जरा चेंज हो जाता है। वो बताता है कि एक रात नोही मेरे कमरे में आया था और उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए। फिर वो रोने लगा कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं यहीं सोना चाहता हूँ। मैंने उसे शांत किया और अपने कमरे में सुला दिया। मुझे लगा कि वो किसी बात से परेशान है। अगली सुबह वो मेरे कमरे से जा चुका था। तो क्या सिर्फ तुमने इस बात के लिए उसे ये वार्निंग लेटर दिया था? नहीं आनंदा जी, वो एक बार नहीं, हर रात को यही करने लगा। मैंने मठाधीश से रिपोर्ट करना चाहा, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि बात को इतना बढ़ाने से पहले मैं उसे एक बार वार्न कर दूं, इसीलिए मैंने उसे ये वार्निंग लेटर दिया। आनंदा पूछता है कि क्या वो किसी और के साथ भी ऐसा बिहेव करता था? ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस मठ में सेटचा नाम का एक भिक्षु है जिसे नोही अक्सर बात करता था। अब आनंदा सेटचा से मिलने जाता है, पर वो अकड़कर सिगरेट पी रहा होता है। वो बताता है कि नोही 2-3 बार मुझसे सिगरेट शराब वगैरह लेने आया था। वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इन दोनों भिक्षुओं की बातें आनंदा को कंफ्यूज कर देती हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रहा है। तभी वो लड़के के सेक्शन को मैनेज करने वाले उस भिक्षुक से मिलते हैं जो उस दिन लड़कों के साथ खेल रहा था। वो बताता है कि यहाँ नशीले पदार्थ वगैरह नहीं बिकते, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। अगर बाहर की दुनिया को शक हो गया कि यहाँ ये सब चल रहा है तो मठ को कोई फंड्स नहीं देगा। अब आनंदा रियलाइज करता है कि ये कैसा केस है जिसमें प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम निकल रही है, लेकिन एक का भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मैनेजर बताता है कि इस मठ में बोंजी और सेटचा को मिलाकर टोटली 4 भिक्षुकों की फाइल्स नहीं है, मतलब इन्हीं चारों में से एक कातिल है। आनंदा की कुछ भी समझ में नहीं आता कि कातिल कौन हो सकता है। अगले दिन इंस्पेक्टर कॉल करता है। आनंदा उससे मिलने जाता है और वो बताता है कि ये कीचेन नॉर्थ के एक बहुत बड़े
भिक्षु ने बनवाया है। वो भिक्षु तो चल बसा, लेकिन उसके बाद इस कीचेन को बहुत वैल्यूएबल माना जाने लगा। पर नोही को ये किसने दिया होगा? अब इंस्पेक्टर बताता है कि शायद नोही नॉर्थ से आया था और किसी ने उसे ये गिफ्ट किया होगा। लेकिन आनंदा जानता है कि नोही नॉर्थ का नहीं है। रास्ते में उन्हें अपने मठ में रहने वाले लड़के दिखते हैं जो बाहर के एक लड़के के साथ खेल रहे होते हैं। आनंदा उन्हें मठ में ले जाकर कहता है कि उन लड़कों से बातचीत करना बंद कर दो, वरना तुम्हें बुरी आदतें लग जाएंगी। फिर वो लड़कों का कमरा चेक करता है। तब एक लड़का चुपके से अंदर आकर कुछ ले जाने की कोशिश करता है। आनंदा उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके हाथ में नशीले पदार्थ होते हैं। अब आनंदा को गुस्सा आता है और वो लड़के के हाथ से नशीले पदार्थों का पैकेट छीनकर मठाधीश के आगे फेंकता है। अब बताइए इस मठ में क्या हो रहा है? अब रिवील होता है कि मठाधीश इस मठ में हो रहे नशीले पदार्थों के बिजनेस के बारे में जानते थे, लेकिन फंड्स बंद होने के डर से उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन पुलिस को भी इस मठ पर शक था, इसीलिए उन्होंने अपने 4 अंडरकवर ऑफिसर्स यहाँ भेजे जो भिक्षुओं के भेष में यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब आनंदा बताता है एक पुलिस ऑफिसर है बॉन्जी जो गायब हो गया है, दूसरा है सच्चा। इनके अलावा 2 और पुलिस ऑफिसर्स हैं और इन्हीं 4 लोगों की फाइल्स यहाँ नहीं है क्योंकि वे इस मठ के भिक्षु हैं ही नहीं। आनंदा को गुस्सा आता है कि मठाधीश ने यहाँ के लड़कों की जिंदगी और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और उन्हें नशे का आदी होने दिया। आनंदा एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है जिसके साथ वो पहले काम करता था। वो उसे नोही के कत्ल और मठ में हो रहे नशीले पदार्थों के बिजनेस के बारे में बताता है। मठ में 4 पुलिस वाले भिक्षु बने घूम रहे हैं। ऑफिसर कहता है कि नोही की आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबाना ये सब पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए किया गया होगा। शायद उसे टॉर्चर भी किया गया था, लेकिन उसके कत्ल करने का मोटिव क्या था? नोही का बिहेवियर उतना ठीक नहीं था। कुछ भिक्षुकों ने कहा है कि वो उन्हें सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता था। तो फिर तुम्हें खूनी को ढूंढने के बजाय उस मोटिव को ढूंढना है जिसकी वजह से नोही का कत्ल हुआ था। आनंदा को भी यही ठीक लगता है। इस बीच वे नोही का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन ये क्या? इस शव पेटी में नोही की लाश की बजाय बॉन्जी की लाश है, मतलब उस पुलिस ऑफिसर की लाश जो भिक्षु के भेष में था और अचानक गायब हो गया। मठाधीश भी आकर चिल्लाते हैं कि ये मेरे मठ में क्या हो रहा है, जल्द से जल्द नोही की लाश का पता लगाओ। तब आनंदा कहता है कि यहाँ क्रिमेट करने के 2 चैम्बर्स हैं। वो दूसरे चैम्बर में दरवाजा खोल कर देखता है तो उसके अंदर नोही की लाश होती है, पर किसी को इस बात का पता नहीं था। इतने में जर्नल आ जाता है और देखता है कि बॉन्जी की छाती पर इंजेक्शन का निशान है, मतलब किसी इंजेक्शन से ही बॉन्जी का खून हुआ है। अब आनंदा बताता है कि कातिल जानता था कि हम नोही की बॉडी को क्रिमेट करने जा रहे हैं। उसी कातिल ने बॉन्जी का खून किया है और उसने बड़ी चालाकी से नोही की लाश को एक चैम्बर में रख दिया और बॉन्जी की लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर नोही की शव पेटी में रख दिया। अगर इस पेटी को एक इंसान उठाता तो उसे वजन से पता लग जाता कि ये नोही की लाश नहीं हो सकती, लेकिन इसे 4 लोग उठाते हैं, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आता। यही गैस करके कातिल ने ये अचानक चाल चली है, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि उसने बॉन्जी की लाश पर ठीक से कपड़ा नहीं लपेटा और इस वजह से हमें उसका चेहरा दिख गया। अब वे मठ के सारे भिक्षुकों को इंटेरोगेट करते हैं। सच्चा के कमरे के बाहर एक सिरिंज मिलता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। अब मठाधीश भिक्षुकों की मीटिंग बुलाकर कहते हैं कि इस मठ में 2 कत्ल हुए हैं और मैं ये सह नहीं सकता। अगर आप में से कोई कुछ जानता है तो प्लीज आनंदा को बता दीजिए। अब हर भिक्षु अपनी बात बताता है। नोही की कई बुरी आदतें थी। भिक्षुकों के साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करता था, लेकिन हमेशा परेशान था, रोता रहता था। वो अक्सर बॉन्जी के कमरे में जाया करता था, सड़क के रोडीज के साथ घूमता रहता था। इस तरह के कई कंप्लेंट सामने आते हैं। अब आनंदा फैसला करता है कि उन्हें उन 3 पुलिस वालों पर ध्यान देना चाहिए जो नशीले पदार्थों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने इस मठ में आए थे और भिक्षु बने बैठे हैं। आनंदा को उन पर शक होता है क्योंकि जब कोई पुलिस वाला मारा जाता है तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उठ खड़ी होती है और खूनी की तलाश करती है, लेकिन ये 3 आदमी इतने कूल दिख रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो लगता है कि ये लोग पुलिस वाले नहीं हैं। आनंदा मठाधीश से उन 4 की फाइल्स मांगता है। पहले तो मठाधीश इनकार करते हैं क्योंकि जनरल ने उन्हें मना किया था। आप जनरल के लिए कब से काम करने लगे? आनंदा के ये सवाल से शर्मिंदा होकर मठाधीश उन 4 की डिटेल देते हैं। आनंदा उसे लेकर इंस्पेक्टर के पास जाता है। इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट का डाटाबेस चेक करके बताता है कि वो 4 जो अंडर कवर पुलिस के नाम पर मठ में रहते हैं वे पुलिस वाले नहीं हैं। इस खतरनाक सच को जानकर अब आनंदा मठ में आता है और वहां जनरल कहता है कि तुम ये केस छोड़ दो।
पर आनंदा डटकर कहता है, मैं तो फेक पुलिस वालों को पकड़ना चाहता हूँ, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब जनरल धमकी देता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो इस मठ को मेरी तरफ से एक भी पैसा डोनेशन नहीं मिलेगा। अब पता चल चुका है कि इस जनरल ने उन चारों को यहाँ भेजा है, ये अंडरकवर पुलिस ऑफिसर नहीं है। इस बीच मैनेजर एक और क्लू ढूंढ निकालता है। दरअसल नॉर्थ में एक गैंग है जो नशीले पदार्थ बेचता है और वे अपने दुश्मनों की आंखें नोचकर उनके मुंह में कैंडल दबाकर उनका खून करते हैं। यही नोही के केस में भी हुआ था। अब आनंदा को एक बात याद आती है। इंस्पेक्टर ने कहा था कि वाटर टैंक में पड़ा हुआ कीचेन नॉर्थ के किसी भिक्षु ने बनाया था। अब बातें जरा क्लियर होने लगती हैं। उस रात आनंदा कुछ फाइल्स चेक कर रहा होता है कि अचानक उसके सामने किंग कोबरा आ जाता है और आनंदा को डस देता है। पता नहीं ये अंदर कैसे आ गया। अगले सीन में आनंदा हॉस्पिटल में होता है। वो लगभग इस केस को सॉल्व कर चुका है। वो मैनेजर को बताता है कि जनरल इस मठ को नशीले पदार्थों का बिजनेस चलाने के लिए यूज कर रहा है। ये चारों आदमी जो अंडरकवर पुलिस बनकर यहाँ आए थे वे जनरल के आदमी हैं। मठ पर कोई शक भी नहीं करेगा, इसीलिए जनरल मठ को फंड भी देता है और अपना इनलीगल बिजनेस भी यहाँ चला रहा है। नोही को इस बात का पता चल गया था, इसीलिए उन लोगों ने इसे मार डाला। यही वो नॉर्थ गैंग है जो विक्टिम की आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबा देते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने साथी बॉन्जी को क्यों मार डाला यही पता लगाना है। और मुझे पता है कि जनरल ने ही मेरे कमरे में सांप छोड़ा था, पर मैनेजर कहता है कि अब आप आराम कीजिए, बाद में पता लगा लेंगे। जैक आनंदा का बड़ा ख्याल रखता है और उनके पास ही सो जाता है। आनंदा भी सो जाता है। आधी रात को अचानक कोई आनंदा का गला दबाकर उसके मुंह में कैंडल घुसाने लगता है। आनंदा देख लेता है कि यह सच्चा है, लेकिन तभी पीछे से जैक सच्चा पर वार करता है। अब सच्चा जैक को उठाकर फेंकता है और उसके सर में गहरी चोट आती है। आनंदा भी बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसे होश आता है। मठाधीश आकर कहते हैं कि तुमने इस केस को सॉल्व कर दिया, तुम्हारी सारी फाइंडिंग्स एकदम ठीक है। कल रात सच्चा मठ से भाग गया। जनरल उस नॉर्थ गैंग का लीडर निकला जो नशीले पदार्थ बेचते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जैक के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। उसका सर बुरी तरह से डैमेज हुआ है। अब आनंदा जरा सोचता है और उस जर्नलिस्ट को बुलाता है। आनंदा बताता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी देने वाला हूँ, एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो तुम्हें फ्रंट पेज पर छापनी होगी। तुम्हें उस स्टोरी में जैक के बारे में भी लिखना है जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद की और आज उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। जर्नलिस्ट मान जाती है और अपने न्यूज़पेपर में इस स्टोरी को छापती है। अब कई बड़े बड़े लोग जैक की ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन देते हैं। अब आनंदा को जैक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस केस में उसकी खोज खत्म नहीं हुई। वो मठ के मैनेजर से नोही की सारी चीजें लाने को कहते हैं। मैनेजर उन चीजों के साथ आनंदा का फाइल भी ले आता है। दरअसल 10 साल पहले एक राउडी गैंग ने आनंदा की पत्नी और उसके बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। उसके बाद ही आनंदा उस लाइफ को छोड़कर इस मठ में आकर भिक्षु बन गया था। ये कहकर मैनेजर जरा इमोशनल हो जाता है, लेकिन आनंदा कहता है कि इमोशनल होने से कुछ नहीं होता, मुझे ये केस पूरा सॉल्व करना है। नोही का कत्ल इन चारों में से किसी ने किया है, लेकिन इन लोगों ने अपने ही गैंग के आदमी बॉन्जी को क्यों मारा? मुझे लगता है कि बॉन्जी का कातिल ये गैंग नहीं कोई और है। तुम इस मठ के उन भिक्षुओं की लिस्ट बनाओ जो नॉर्थ से नहीं है। मैनेजर उन्हें लिस्ट बनाकर देता है। फिर आनंदा के कहने पर मैनेजर उन भिक्षुकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। सारे भिक्षु अपने चप्पल उतारकर मेन हॉल में जाते हैं। आनंदा देखता है कि नोही के कत्ल के वक्त जो फुटप्रिंट मिला था वो चिढ़ाक के चप्पल का था और चिढ़ाक नॉर्थ से आया है। इसी ने आनंदा को बताया था कि नोही उसके कमरे में आया था, उसने सेक्सुअल फेवर मांगने की कोशिश कर रहा था। अब मीटिंग खत्म होती है और आनंदा चिढ़ाक के कमरे के पास जाता है। वो दूसरे भिक्षुकों को पास के कमरे में वेट करने को कहता है, क्योंकि उसके और चिढ़ाक के बीच जो बात होगी उसका यही विटनेस होगा। आनंदा चिढ़ाक के कमरे में जाकर उसका वेट करता है। तभी चिढ़ाक आता है। आनंदा को देखकर वो जरा टेंशन में होता है, फिर भी कैजुअली कहता है कि क्या आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ और आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अब आनंदा बताता है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन अभी यहाँ खत्म होने वाला है। वाटर टैंक में जो कीचेन मिला वो तुम्हारा है। नोही का कत्ल करते वक्त तुम्हारा कीचेन वाटर टैंक में गिर गया। इनकार मत करना, क्योंकि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो कीचेन तुम्हारा है। दूसरी बात, जब मैंने जैक को इस मठ के सारे चप्पलों को चेक करने के लिए भेजा तो सिर्फ तुम बहुत देर तक गार्डन में वॉकिंग करते रहे। तुम्हें डर लगा कि अगर चप्पल उतार दिया तो जैक उसका डिजाइन देख लेगा। उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज फंस गए। कातिल तो तुम ही हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुमने नोही
का कत्ल क्यों किया और फिर बॉन्जी को क्यों मार डाला। अब चिढ़ाक सच बताता है। दरअसल चिढ़ाक गे है, लेकिन वो अपनी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए इस मठ में रह रहा था। पर एक रात उसे पता चला कि नोही भी गे है और नोही खुद भी उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता था। उस दिन इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई। मठ में कोई इस बात को नहीं जानता था, लेकिन एक दिन बॉन्जी ने मुझे और नोही को एक साथ देख लिया और मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। अगर मैं नहीं देता तो वो मुझे पूरे मठ में बदनाम कर देता। मुझसे जितना बन पड़ा मैं उसे देता रहा, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने नोही को एक वार्निंग लेटर लिखा कि आइंदा मुझे परेशान मत करो वरना, लेकिन उसके बाद भी नोही ने मेरे कमरे में आना बंद नहीं किया। फिर मैंने बॉन्जी से मदद मांगी और उसने अपने गैंग के मेथड से नोही की आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबाकर उसे मार डाला। उसके बाद भी बॉन्जी मुझे पैसों के लिए परेशान करने लगा, इसीलिए मैंने एक सिरिंज में हवा भरकर बॉन्जी को इंजेक्ट कर दिया और उसे मार डाला। फिर क्रेमेशन में नोही की लाश को पहले से अंदर रखकर नोही के शव की पेटी में बॉन्जी की लाश को रख दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि तुम्हें उसका चेहरा दिख गया। अब चिढ़ाक विलन की तरह हंसता है और कहता है कि सिर्फ तुम जानते हो कि मैंने ये सब किया है। इससे पहले कि तुम किसी और को बताओ मैं तुम्हें भी खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी पास के कमरे से वो भिक्षु आ जाता है जिसे आनंदा अपने साथ लाया था। फिर क्या था, चिढ़ाक ने कन्फेस भी किया है और उसका विटनेस भी है। अब पुलिस इंस्पेक्टर आकर चिढ़ाक को अरेस्ट कर लेता है। अब आनंदा ने यह केस 100% सॉल्व कर लिया था। लास्ट सीन में आनंदा जैक से मिलने जाता है और जैक बिल्कुल ठीक हो गया है, जिसकी प्यारी स्माइल के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।